सुनो कहानी के एक और एपिसोड में आपका खैर मकदम है। तो सुनिए एक और हकीकी वाक़या। मैं कई रोज़ से उस लड़के को अपने सुपर स्टोर में आते देख रहा था। वो कुछ ख़रीदारी नहीं करता था, बस शेल्फ्स में रखी अशिया को उठा उठाकर उनकी कीमत देखता और वापस रख देता। अभी तक उसने एक पैनी की ख़रीदारी भी नहीं की थी। मैं समझ नहीं सका कि यहाँ आने का इसका क्या मकसद था। मैं पिछले 25 साल से कनाडा के एक शहर में मुकीम हूँ। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मेरे कई सुपर स्टोर्स हैं जिनसे मेरी अच्छी आमदनी होती है। रुपए पैसे की कोई कमी नहीं। माशाअल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं जो अपनी अपनी ज़िंदगियों में कनाडा के मुख्तलिफ़ शहरों में मुकीम हैं। मेरी बीवी 5 साल पहले कैंसर जैसे मोज़ी मर्ज़ का शिकार होकर अल्लाह को प्यारी हो गई। अब मैं तन्हा हूँ, लेकिन मैंने अपनी मसरूफ़ियत की वजह से अपनी तन्हाई को ज़िंदगी का रोग नहीं बनाया। दिन भर हर स्टोर पर कुछ वक्त गुजार कर शाम का वक्त अपने दोस्तों के साथ कॉफ़ी हाउस में गुजारता हूँ। फिर रात में घर पहुँचता हूँ, बस नहा धोकर खाना खाया और कुछ देर टीवी देखकर सो जाता हूँ। मेरे पास एक कुक है जो खाना पकाने के साथ साथ घर के और सारे काम भी कर देता है। मेरी ज़िंदगी बड़ी पुरसुकून गुजर रही थी। बच्चे कभी कभी छुट्टियों में या ईद बकरीद पर मुझसे मिलने आ जाते थे। कुछ वक्त गुजार कर अपने अपने ठिकानों पर वापस चले जाते। तो बात हो रही थी उस लड़के की जो मेरे स्टोर पर रोज़ आ रहा था। मैंने एक दिन अपने स्टोर पर काम करने वाले लड़के से उसके बारे में पूछा तो उसने भी लाइल्मी का इजहार किया। तब मैंने उसे अपने पास बुलाया। वो शर्मिंदा शर्मिंदा सा मेरे पास आकर खड़ा हो गया। बहुत अदब से मुझे सलाम किया और सर झुका लिया। मैंने पूछा क्या नाम है, कहाँ से आए हो? उसने कहा मेरा नाम सुहेल है, मैं पाकिस्तान से आया हूँ। क्या काम करते हो? जी फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं, ये कहकर उसने सर झुका लिया। मैंने उसकी आंखों में आए आंसू को देख लिया था। मुझे बताओ क्या बात है, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं? मैंने नरमी से सवाल किया। उसने हथेलियों से आंसू साफ किए और बोला, मैंने सुना था आप वतन से आने वाले लोगों की मदद करते हैं। मैं कई दिन से आपसे बात करना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती थी। मुझे यहाँ आए हुए 1 साल हो गया है। मेरे दोस्त ने मेरे वीज़े का इंतज़ाम कर दिया था। मैं आ तो गया लेकिन अभी तक कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल सकी। मैं छोटी मोटी नौकरियां करके अपना गुजारा कर रहा हूँ। मेरे घर वाले मुझसे पैसों का मुतालबा करते हैं क्योंकि जिनसे कर्ज़े लेकर यहाँ आया था वो उनको पैसों के लिए परेशान कर रहे हैं। क्या आप नौकरी दिलवाने में मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? उसने पुरुम्मीद नज़रों से मेरी तरफ देखा। मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। अभी फ़िलहाल तुम इसी स्टोर पर आज से ही काम शुरू कर दो। आज से ही तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब शुरू हो जाएगा। मैंने उसे स्टोर में बने एक छोटे से कमरे में भेजकर एक लड़के को कॉफ़ी और सैंडविच देने के लिए कहा और उसे काम समझाने के लिए भी कह दिया और कुछ डॉलर भी इसके हाथ में थमा दिए। कानूनी तौर पर एक शख्स को मुलाजमत देने के लिए जो कार्रवाई करनी होती थी वो सब चंद दिन में पूरी हो गई। अब वो पाबंदी से अपने काम को अंजाम दे रहा था। मुलाजिम लड़के भी उसकी तारीफ करते थे। मैं भी मुतमईन हो गया। एक दिन वो मेरे पास आधे दिन की छुट्टी मांगने आया। मैंने जब वजह पूछी तो कहने लगा मैं अपने दोस्त के साथ कमरा शेयर करता था लेकिन अब मेरा दोस्त अपनी बीवी को यहाँ बुला रहा है। अब मुझे अपने लिए कहीं और रिहाइश ढूंढनी पड़ रही है। छुट्टी के दिन मैंने एक कमरा देखा था लेकिन उसके मालिक ने मुझे आज इस वक्त बात करने के लिए बुलाया है। अचानक मैंने भी फैसला कर लिया और उससे कहा कि तुम्हें कोई कमरा तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ रहोगे। आज तुम अपना सामान पैक करके सुबह यहाँ स्टोर पर ले आना। शाम के वक्त हम लोग साथ ही घर चलेंगे। इस तरह उसने मेरे घर में रिहाइश इख्तियार कर ली। मेरा और मेरे बच्चों के बेडरूम्स फर्स्ट फ्लोर पर थे। नीचे किचन, ड्राइंग रूम, टीवी लाउंज और गेस्ट रूम थे। गेस्ट रूम में मैंने उसे ठहराया। चंद दिन बाद ही अंदाज़ा हो गया कि वो बड़ा हुनरमंद था।
گھر کی چھوٹی موٹی خرابیاں وہ پل میں ٹھیک کر دیتا تھا، چاہے بجلی کا کام ہو یا باتھ روم کی کوئی خرابی، کسی کو باہر سے بلانا نہیں پڑتا تھا۔ اکثر باورچی کی مدد سے وہ پاکستانی اور انڈین کھانے بھی تیار کر لیتا تھا جو مجھے بڑا لطف دیتے تھے۔ ایک دن اس نے نرگسی کوفتے پکائے اور اتنے لذیذ پکائے کہ میں 3 دن تک وہی کھاتا رہا۔ اتنے سالوں کے بعد مجھے یہ ٹیسٹ ملا تھا۔ پھر تو ہر سنڈے کو وہ کبھی پلاؤ، کبھی بریانی، کبھی قورمہ پکاتا اور میں انگلیاں چاٹتا رہ جاتا۔ میں نے اس کی تنخواہ میں بھی اضافہ کر دیا۔ ایک دن موسم بہت خوشگوار تھا، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ ہم لوگ اسٹور کے راستے میں تھے کہ اچانک وہ بولا، سر برا نہ مانے تو ایک بات کہوں؟ میں نے کہا ہاں ضرور۔ سر آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ میں چونک پڑا۔ شادی؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ خیال تمہیں کیوں کر آیا؟ وہ بولا، ماشاء اللہ آپ فٹ ہیں، ابھی جوان ہیں، کوئی ساتھی تو ہونا چاہیے۔ لیکن میں بہت سکون کی زندگی بسر کر رہا ہوں، مرحومہ کے بعد کسی ساتھی کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ وہ اس وقت تو خاموش ہو گیا، لیکن دفتن فوقتاً اصرار کرتا رہا۔ ایک روز میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اس کی نظر میں کوئی خاتون ہے؟ وہ بولا، یوں تو پاکستان میں بہت مل جائیں گی، لیکن جس کو میں جانتا ہوں وہ میری ماموں کی بیٹی ہے، بہت نیک، سلیقہ مند، تعلیم یافتہ اور خوش شکل بھی۔ اس کا نکاح ہوا تھا جو خاندان کے اختلافات کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ اس وقت تو میں نے انکار کر دیا، لیکن اس کے اصرار سے میرے خیالات بھی بدلنے لگے تھے۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری کزن کی عمر کتنی ہے؟ وہ جلدی سے بولا، 30 سال۔ میں نے ہنس کر پوچھا کہ عموماً لوگوں کو کزنز وغیرہ کی عمر کا اتنا درست اندازہ نہیں ہوتا، حیرت ہے تمہیں اتنا صحیح علم ہے۔ وہ کچھ خاموش ہو گیا، پھر بولا کہ میری اور اس کی عمر میں 1 ہی سال کا فرق ہے، اور بچپن میں ساتھ ہی سالگرہ مناتے تھے تو اسی لیے اندازہ ہے، لیکن میری عمر 50 سال سے زیادہ ہے۔ میں نے کہا، شوہر اور بیوی میں اتنا فرق میں مناسب نہیں سمجھتا۔ اس موضوع پر ہم لوگوں میں کافی ڈسکشن ہوتا رہا۔ وہ عمر کے فرق کو کوئی اہمیت دینے پر راضی نہیں تھا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ میں اپنے بچوں سے بات کر کے ہی کوئی فیصلہ کر سکوں گا۔ کرسمس کے تہوار قریب تھا، بچے چھٹیوں میں میرے پاس آنے والے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں تبھی اس بارے میں ان سے مشورہ کروں گا۔ بچے آئے اور جب میں نے ان لوگوں سے اس بارے میں ان کی رائے مانگی تو ان سب نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، اور میری بیٹی نے تو سہیل کے فون پر اس کی کزن اور اس کی والدہ سے بات بھی کر لی، اور بات کر کے وہ بہت خوش اور مطمئن تھی۔ میرے بچے اپنی والدہ کے انتقال کے بعد میرے لیے پریشان رہتے تھے، اب اس رشتے کا سن کر بہت خوش تھے۔ سب کچھ بہت تیزی سے انجام پایا۔ طے یہ پایا کہ فون پر نکاح ہوگا، اور کاغذات وغیرہ تیار کرنے اور قانونی کارروائی پوری ہونے کے بعد وہ یہاں آ جائیں گی۔ ان سارے قانونی معاملات کے پورا ہونے میں کافی دن لگ گئے، کئی مہینے۔ اس بیچ ہم لوگ ایک دوسرے سے رابطے میں رہے، ویڈیو کال پر روز ہی بات ہوتی تھی۔ رابعہ مجھے باتوں سے بہت سلجھی اور سمجھدار لگی، خوبصورت بھی تھی۔ اس کے اندر ایک جھجک تھی، ہمیشہ سر جھکا کر بات کرتی تھی، کبھی نظر ملا کر بات نہیں کرتی تھی۔ پھر بھی مجھے اچھا لگ رہا تھا، زندگی میں ایک نیا جوش و خروش پیدا ہو گیا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے پھر سے محبت ہو گئی ہو۔ اور ایک دن وہ بھی آ گیا جب رابعہ کو ایئرپورٹ پہنچنا تھا۔ میں اور سہیل ایئرپورٹ پر وقت سے پہلے پہنچ گئے۔ رابعہ آ گئی۔ آج بھی وہ سر جھکا کر بات کر رہی تھی، لیکن میں نے دیکھا وہ اسکرین سے زیادہ خوبصورت تھی۔ ویکینڈ پر بچے بھی ملنے آئے، سب اپنے ساتھ قیمتی تحائف بھی لائے تھے۔ وہ تحفے ریسیو کرتے ہوئے بہت جھجک رہی تھی اور شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ مجھے لگا شاید اسے زندگی میں اتنے مہنگے تحفے کبھی نہ ملے ہوں گے، تبھی وہ انہیں لینے میں جھجک محسوس کر رہی ہے۔ بچوں نے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ڈنر پلان کیا۔ سب بہت خوش تھے کہ میری زندگی میں ٹھہراؤ آ گیا۔ بچے خوشی خوشی رخصت ہوئے اور ہماری زندگی کا روٹین شروع ہو گیا۔
राबिया मेरा बहुत ख्याल रखती थी और यहाँ की ज़िंदगी को तेज़ी से समझने की कोशिश कर रही थी। मैं इसे कभी कभी घुमाने ले जाता, शॉपिंग करवाता, लेकिन वो शॉपिंग के लिए हमेशा इनकार ही करती। वो बहुत सादगी से रहती थी। सुहेल और राबिया कज़न थे, लेकिन इनमें कोई बेतकल्लुफ़ी न थी। वो सिर्फ काम की बात किया करते थे। मैंने एक बार राबिया से पूछा भी कि तुम लोग बचपन के साथी हो, लेकिन मुझे ऐसा महसूस नहीं होता। तो उसने कहा, हमारे ख़ानदानों में किसी बात पर लड़ाई हो गई और अब मिलना जुलना नहीं है। मैं भी खामोश हो गया। दिन इसी तरह गुजरते रहे। मैं खुश था। अपने घर की रौनक को देखकर सुहेल का शुक्रिया भी अदा करता रहता था। वो मुस्कुरा कर सर झुका लेता। वो रोज़ जैसा दिन था। जब मुझे अचानक एक फ़ाइल की ज़रूरत हुई, मैं उस वक्त अपने जर्नल स्टोर पर था। मैंने सुहेल से कहा कि जाओ घर से फ़लाँ फ़ाइल ले आओ। वो खड़ा हो गया और पूरी तफसील मालूम करके घर की तरफ रवाना हुआ। उसको गए काफ़ी देर हो गई, तो मैंने सोचा कि शायद फ़ाइल इसको मिल नहीं रही होगी, मैं खुद जाता हूँ। मैं घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुँचा तो सुहेल की गाड़ी बाहर खड़ी थी, यानी वो अभी यहीं था। मैं घर में दाखिल हुआ तो लाउंज खाली था। मैं तेज़ी से ऊपर अपने बेडरूम की तरफ बढ़ा। वहाँ सुहेल सोफे पर बैठा था और राबिया बेड पर बैठी बुरी तरह रो रही थी। एक अनजाने खदशे ने मेरे जिस्म में गुस्से की लहर दौड़ा दी। ये क्या हो रहा है? मैं ज़ोर से चिंघाड़ा। झपट कर सुहेल का हाथ पकड़ा और खींचता हुआ नीचे ले आया। मैंने देखा राबिया भी पीछे पीछे सीढ़ियाँ उतर रही थी। मैंने सुहेल को सोफे पर धक्का दिया और कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गया। हाँ बताओ, ये क्या है? ये सब क्या हो रहा था? तुम दोनों मुझे धोखा दे रहे थे? मैं गुस्से से पागल हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, राबिया ने रोते हुए अपने हाथ जोड़ दिए। हम आपको धोखा नहीं दे सकते। आप हमारे मोहसिन हैं। मुझे सच सच बताओ कि मेरे सामने तुम लोग बात भी नहीं करते, तो ये क्या था? सुहेल, तुम बताओ। उसने राबिया की तरफ देखा तो राबिया ने इस बात में सर हिला दिया। सर, 5 साल पहले जब हमारे ख़ानदानों में मेल मोहब्बत थी तो हमारे वालिदैन ने हमारा निकाह कर दिया था। हम दोनों अभी तालीम हासिल कर रहे थे। तालीम पूरी करने के बाद मैं नौकरी की तलाश में मारा मारा फिरता रहा, लेकिन नौकरी न मिली तो दोस्त की मदद से यहाँ आ गया। तय हुआ कि जब घर जाऊँगा तो रुखसती हो जाएगी, लेकिन इसी बीच ख़ानदानों में इख्तिलाफ़ात हुए और नौबत यहाँ तक आ गई कि मेरे वालिदैन ने ज़बरदस्ती हम दोनों की तलाक़ करवा दी। तलाक़ तो हो गई, लेकिन हम लोगों के दिलों से मोहब्बत ख़त्म ना हो सकी। हम एक दूसरे से राब्ते में रहे और दोबारा एक होने के मुख्तलिफ़ तरीक़े ढूंढते रहे। मुझे यहाँ कोई ढंग की नौकरी भी नहीं मिल रही थी। फिर मुझे आप मिले। जब पेट भरा और सर पर छत आ गई तो दिल में राबिया से मिलने के ख़यालात आने लगे। आपके इस खूबसूरत पुरसुकून घर के आरामदा बिस्तर पर लेटता तो सोचता कि काश राबिया भी मेरे साथ होती तो ज़िंदगी कितनी भरपूर होती, लेकिन ऐसा मुमकिन न था। फिर शैतान ने मुझे ये रास्ता दिखाया और मैंने जिस पर चलते हुए अपने मोहसिन के एहसानात को भी भुला दिया। मैंने सोचा कि आपसे निकाह करवा कर यहाँ बुलाऊं, फिर आपके दिल में शक डाल दूंगा और आप इसे तलाक दे देंगे और हलाला करवा कर मैं राबिया से निकाह कर लूँगा। ये सुनकर मैं अपना सर दोनों हाथों में गिराए सोच रहा था कि मैं एक कामयाब बिजनेसमैन, एक समझदार और माकूल इंसान, दोनों जवान नातजुर्बेकार बच्चों के झांसे में आ गया। लानत है मुझ पर। मैं दिल ही दिल में खुद को कोस रहा था। अचानक राबिया की आवाज़ उभरी। वो अभी तक सिर्फ आंसू बहा रही थी। सर, इसने मुझे मुखातिब किया। आज पहली बार मुझे मुखातिब करने के लिए सर का लफ्ज़ बोला था। सर, यकीन कीजिए, जब से मेरा आपके साथ निकाह हुआ है मेरे ख़यालात, मेरे जज्बात बदल गए हैं। आज मैंने सुहेल को कह दिया था कि मैं अब मज़ीद खिलौना बनना नहीं चाहती। पहले निकाह, फिर तलाक, दूसरा निकाह, फिर तलाक और फिर तीसरी बार निकाह। मैंने सुहेल से कह दिया था कि वो हमारी ज़िंदगी से निकल जाए, किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे मुल्क चला जाए। मैं अब उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती।
وہ आंसुओं के दरमियान बोल रही थी। एक लम्हे के लिए मेरा दिल चाहा कि मैं उस पर यकीन कर लूं, लेकिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब मज़ीद इस धोखे में रहना नहीं चाहता। मैंने खड़े खड़े उसी वक्त उसको तलाक दे दी। उससे कहा कि ऊपर से सारा सामान लाए और गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाए। इद्दत गुजारने के बाद ये तुम्हें यहाँ से ले जाएगा और आज के बाद तुम दोनों मुझे नज़र ना आना। मैंने सुहेल को घर और काम से निकाल दिया। मैं जानता था कि इसके पास इतना पैसा है कि अगर चंद महीने जॉब ना भी मिली तो वो आराम से गुजारा कर सकता था। मैंने अपने बच्चों को कुछ नहीं बताया। मुझे लगा कि ये बात मैं राबिया की इद्दत के बाद ही बताऊंगा जब वो यहाँ से चली जाएगी, वरना वो लोग अपना गुस्सा इस पर निकालते। राबिया ने वो सारे कीमती तोहफे जो बच्चों ने और मैंने उसे दिए थे वो मेरी अलमारी में छोड़ दिए थे। इस वाक़े से पहले मैं रात में बेफिक्री की नींद सोता था, लेकिन इस वाक़े ने मुझे बेख्वाबी का मर्ज़ दे दिया। रात में अक्सर मुझे वो वक्त याद आता जब मैं डंकी के ज़रिए कितनी मुसीबतें झेल कर कनाडा पहुंचा था। डंकी एक गैर कानूनी तरीक़ा था जो लोग यूरोप और अमेरिका जाने के लिए इख्तियार करते थे। एक दिन मुझे ख़याल आया कि सुहेल ने भी तो राबिया को डंकी के ज़रिए ही कनाडा बुलाया था। हाँ, तरीक़ा कुछ मुख्तलिफ था। इस सोच के आते ही मेरा वजूद हल्का फुल्का हो गया और मैं बेख्तियार कहकहे लगाने लगा। उसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए मौजू के साथ। खुदा हाफिज़।